का नमस्कार। और आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में सभी का स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी एक प्यारे से मेडिटेशन से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। ये सभी को अपना कैमरा ऑन करके बैठना है एंड एकांत जगह पर बैठ जाए। अपनी कमर और अपनी शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठे। देन अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। आप हेडफोन का भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको आसानी से सुनाई दे, डिस्टरबेंस ना हो। कमर और शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठे। आंखों को बंद कर नीचे कोमलता के साथ और एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लेना है और सांसों को धीरे धीरे कोमलता के साथ छोड़ते जाना है। सांस लेते समय अपने पेट को अंदर की ओर खींचना है और सांसों को छोड़ते समय अपने पेट को बाहर की ओर ले जाना है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स और शांत कर दीजिए। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। फिर पूरी बॉडी में भरने दीजिए और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत कर दीजिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने पूरे सर में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप पाएंगे आपका सर पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। फिर एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। इसे पूरे फेस में भरने देंगे तो धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए देखते जाइए आपका फेस पूरी तरीके से रिलैक्स
एंड शांत हो चुका है। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। इन सांसों को अपने पूरे चेस्ट में भरने देंगे। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए देखिए आपका चेस्ट पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे पेट में भरने देंगे। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आपके पेट को पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत कर दीजिए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। दोनों पैरों में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपके दोनों पैर एकदम ढीले पड़ चुके हैं। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला और विश्राम की अवस्था में जा चुका है। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। अपनी सांसों को देखते जाइए, ये कितनी लंबी और कितनी गहरी है, इसे देखते जाइए। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर। देखिए सांसों को लेते समय आपको नाक में एक ठंडी हवा अंदर जाती हुई महसूस होगी। ये ठंडी हवा आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश कर रही है और बाहर निकलती हुई गर्म हवा आपके शरीर से नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी ब्लॉकेज है उन सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर रही है। और आपकी पूरी बॉडी
एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। आप फोकस करिए, आपके सामने आप जिसे भी मानते हैं उन्हें अपने सामने देखिए। देखते जाइए अपने सामने उन्हें, और देखिए एक दिव्य लाइट, एक वाइट कलर की लाइट आपकी तरफ आ रही है। पूरा फोकस इस लाइट को देखने पर लगाइए। ये लाइट आपकी तरफ आ रही है और आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। देखिए जस्ट सामने से ये लाइट आ रही है। और आपकी पूरी बॉडी में ये वाइट लाइट जा रही है। देखते जाइए इस वाइट लाइट को, इसे पूरी बॉडी में भरने दीजिए। आपकी पूरी बॉडी इस वाइट लाइट से भर चुकी है। पूरी बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट में इस वाइट लाइट को जाने दीजिए। पूरी बॉडी में इसे भरने दीजिए। देखते जाइए ये व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली आपके शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है। और जस्ट सामने से आपके ये व्हाइट लाइट आ रही है। देखते जाइए इस व्हाइट लाइट को और अपने पूरे शरीर में इसे भरने दीजिए। भरने दीजिए पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी आपकी हील हो रही है। आपकी पूरी बॉडी इस वाइट लाइट से भर चुकी है। आपके दोनों हाथों में देखिए इस वाइट लाइट को, दोनों पैरों में देखिए, पैरों की उंगलियों में, आपके पेट में, आपके चेस्ट में, आपके चेहरे में, आपके हेड में, आपके शोल्डर में, आपके बैक में, आपकी पीठ में। पूरी तरफ इस वाइट लाइट को महसूस करिए। देखिए हर जगह ये वाइट लाइट भर चुकी है और आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस है, उन्हें सबको ये खत्म कर रही है। इन्हें बाहर एक काले धुएं के रूप में निकाल कर जला रही है।
पूरी बॉडी व्हाइट लाइट से भर चुकी है। देखते जाइए, कंटिन्यूअसली ये व्हाइट लाइट आती ही जा रही है। और अब आपको देखना है आपके शरीर के कौन से पार्ट में किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ आपको हुई हो, किसी की तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई हो, शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पर, हो सकता है आपके हाथों में, हो सकता है आपके पैरों में, हो सकता है आपके कमर में, कहीं भी तकलीफ आई हो, उस पार्ट के ऊपर फोकस ले आइए, उस पार्ट को देखिए। और अब उस पार्ट के अंदर इस वाइट लाइट को जाने दीजिए, इस एनर्जी को पहुंचने दीजिए। कोई भी जगह हो सकती है, हाथ, पैर, सर, जहां भी आपको तकलीफ या भविष्य में कभी तकलीफ, आपको कभी पास्ट में तकलीफ रही हो, तो उस पार्ट को देखिए। पूरा ध्यान उस पार्ट को देखने पे लगाना है और इस वाइट लाइट को वहां तक पहुंचने देना है। देखिए, वो पार्ट पूरी तरीके से हील हो रहा है। वो पार्ट में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरीके से हील हो रही है। ये वाइट लाइट उस पार्ट को पूरी तरीके से हील कर रही है। देखते जाइए उस पार्ट को। वो पार्ट धीरे धीरे अच्छा होने लगा है, धीरे धीरे, पूरी तरीके से एकदम स्ट्रांग और एनर्जेटिक हो चुका है। देखते जाइए उस पार्ट को और इस वाइट लाइट को उस पार्ट में भरने दीजिए। देखते जाइए वो पार्ट को पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। अब आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं है। आपका पूरा शरीर इस वाइट लाइट से भर चुका है। इस एनर्जी को महसूस करिए। देखिए, आपका पूरा शरीर एक एनर्जी से भरा हुआ है। देखते जाइए, पूरी बॉडी को इस वाइट लाइट से भरने दीजिए। पूरी बॉडी एकदम वाइट लाइट से भर चुकी है। अब अपने दोनों हाथों को उठाइए, आशीर्वाद की मुद्रा में ले जाइए और अपने दोनों हाथों से इस वाइट लाइट को निकलने दीजिए। अपने पूरे परिवार के सदस्य को अपने सामने देखिए और ये वाइट लाइट अपने हाथों से निकलने दीजिए।
और परिवार के हर एक सदस्य को पूरी तरीके से हील करिए। निकलने दीजिए इस व्हाइट लाइट को और उनके शरीर में प्रवेश करने दीजिए। देखिए उनके शरीर में ये व्हाइट लाइट प्रवेश कर रही है। देखिए पूरे परिवार को ये व्हाइट लाइट हील कर चुकी है। आपका पूरा परिवार एक एनर्जी से भर चुका है। अब दोनों हाथों से निकलने दीजिए इसे कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपके शरीर में अनंत ऊर्जाएं है, अनंत शक्तियां है। निकलने दीजिए अपने हाथों से इस व्हाइट लाइट को और इस पृथ्वी के हर एक चीज को हील करिए। देखिए ये पेड़ पौधों को हील करिए। ये पहले की तरह हरे भरे हो रहे हैं। देखिए पेड़ पौधे, ये पक्षी पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। पहले की तरह एकदम हरा भरा चारों तरफ ये पक्षी पहले की तरह बढ़ चुके हैं और चहचहा रहे हैं। नदियां पूरी तरीके से, नदियों का जल स्वस्थ हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। देखिए हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। आपके हाथों से ये व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली निकलती जा रही है और इन सारी चीजों को हील कर रही है। हील होने दीजिए सभी को। ये पूरी पृथ्वी को आपके हाथों से निकली हुई व्हाइट लाइट कवर कर चुकी है। देखते जाइए। पूरी तरीके से ये व्हाइट लाइट कवर कर चुकी है। और पूरी पृथ्वी के ऊपर ये व्हाइट लाइट देखिए पूरी पृथ्वी को कवर कर चुकी है। और अब हर कोई इस व्हाइट लाइट से हील हो रहा है। अब अपने सामने किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो किसी परेशानी से जूझ रहा है, जो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसे देखिए और उसे पूरे तरीके से हील करिए। उसके पूरे शरीर में इस व्हाइट लाइट को जाने दीजिए। निकलने दीजिए अपने हाथों से इस व्हाइट लाइट को। देखिए उसकी पूरी बॉडी एकदम हील हो चुकी है। पूरी बॉडी
इस वाइट लाइट से भर चुकी है। उसके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ थी, जहाँ पर भी प्रॉब्लम थी, वो सारी जगह एकदम हील हो चुकी है। उसकी पूरी बॉडी एकदम हील, और वो पहले की तरह एकदम ऊर्जावान हो चुका है। पहले की तरह घूमने फिरने और अपने सारे काम करने लगा है। देखिए, वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। आपके हाथों से कंटिन्यूअसली ये वाइट लाइट निकलती ही जा रही है और उसकी पूरी बॉडी में पहुंच रही है, उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। देखिए, इन सारी चीजों को देखते जाइए एक साथ। उस व्यक्ति को देखिए जिसे आपने हील किया, अपनी पूरी बॉडी को देखिए, इस ब्रह्मांड को देखिए, इस पृथ्वी को देखिए, नदियों की जल को महसूस करिए, पेड़ पौधों को देखिए, पक्षियों को देखिए, जिन्हें भी आपने हील किया है सभी को एक साथ देखिए। सारे चीजें एकदम हील और पहले की तरह पावरफुल हो चुकी है। एक बहुत ही अच्छी पावर आपके शरीर में और सभी लोगों तक आपने पहुंचाई है। अब हम इस ध्यान की गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। धीरे धीरे आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करिए। कौन सी आवाजें आपको सुनाई दे रही है, फोकस से सुनिए। जो भी आवाजें आपको सुनाई दे, सुनने की कोशिश करिए। गाड़ियों की आवाज हो सकती है, पक्षियों की आवाज हो सकती है, आपके घर में फैन चल रहा हो उसकी आवाज हो सकती है। अपने सेंसेस का यूज करके सुनने की कोशिश करिए। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए। अपने चेहरे पर
अपनी पूरी बॉडी पर लगा लीजिए। अपनी पूरी बॉडी पर इस एनर्जी को लगा लीजिए। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए। और अब आपको प्यार से अफर्मेशंस बोलना है, दोनों हाथों को जोड़ के। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। जैसा आप सोचते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर आपको इन प्यारे से अफर्मेशंस को बोलना है, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कहा जाता है आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में होता है। सो अपने दोनों हाथों को जोड़कर इन प्यारे से अफर्मेशंस को हमें अब बोलना है। वैसा ही आप बनते हैं। पूरा ध्यान केवल शब्दों पर केंद्रित करें और स्वयं पर पूर्ण विश्वास के साथ हर शब्द को अपने अंतर मन की गहराइयों तक महसूस करते हुए अपने मुंह से भी इन शब्दों को दोहराइए। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूं। मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सूर्य की हर किरण का, जो हर सुबह मुझे नए अवसर दिखाती है। मैं शुक्रगुजार हूं सूर्य की हर किरण का, जो हर सुबह मुझे नए अवसर दिखाती है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसलों का दिन है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। मैं अतीत में खुद की और दूसरों की सभी गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद से जीता हूं। मैं अतीत में खुद की और दूसरों की सभी गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद से जीता हूं। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हूं। मैं हर तरह की चुनौती का सामना कर एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूं। मैं हर तरह की चुनौती का सामना कर एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूं। मैं बुद्धिमान हूं और सही फैसले ले सकता हूं।
मैं सफल और सौभाग्यशाली हूँ। मैं सफल और सौभाग्यशाली हूँ। मैं उन सब चीज़ों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास हैं। मैं उन सब चीज़ों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास हैं। मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूँ। मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, काबिल हूँ अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। मैं स्वतंत्र हूँ, काबिल हूँ अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद का विश्वास करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद का विश्वास करता हूँ। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पा सकता हूँ। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पा सकता हूँ। मेरे रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मेरे रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। मेरा जीवन प्यार, पैसे और सफलता से भरा है। मेरा जीवन प्यार, पैसे और सफलता से भरा है। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की। मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर अपना रास्ता बनाने में सक्षम हूँ। मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर अपना रास्ता बनाने में सक्षम हूँ। मेरे पास अनंत योग्यताओं का आशीर्वाद है जिनका इस्तेमाल मैं हर रोज करता हूँ। मेरे पास अनंत योग्यताओं का आशीर्वाद है जिनका इस्तेमाल मैं हर रोज करता हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ, बहादुर हूँ और दयालु हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ, बहादुर हूँ और दयालु हूँ। मेरे अंदर अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मेरे अंदर अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ। मेरे व्यक्तित्व का असर सभी को आकर्षित करता है। मेरे व्यक्तित्व का असर सभी को आकर्षित करता है। मैं शांति और एकता में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूँ। मैं शांति और एकता में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है। मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है। मैं जिनसे प्यार करता हूँ, मेरे रिश्ते उनसे निरंतर मजबूत हो रहे हैं। मैं जिनसे प्यार करता हूँ, मेरे रिश्ते उनसे निरंतर मजबूत हो रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां प्यार फैलाता हूं और प्यार ही पाता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां प्यार फैलाता हूं और प्यार ही पाता हूं। मैं खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं विलक्षण, बुद्धिमान और शांति में विश्वास रखने वाला एक अमीर और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं विलक्षण, बुद्धिमान और शांति में विश्वास रखने वाला एक अमीर और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं निडर हूं, निष्पक्ष हूं और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हूं। मैं निडर हूं, निष्पक्ष हूं और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हूं। मैं मूल्यवान हूं, मैं आशावादी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मैं मूल्यवान हूं, मैं आशावादी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मेरे में एक सफल व्यक्ति की सभी योग्यताएं हैं।
मेरा व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों सकारात्मक हैं। मेरा व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों सकारात्मक हैं। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूं। मैं खुले विचारों से नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मैं खुले विचारों से नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मेरे सभी रिश्ते और दोस्त मुझे सफल होने में मदद करते हैं। मेरे सभी रिश्ते और दोस्त मुझे सफल होने में मदद करते हैं। मेरे चारों तरफ अवसर हैं, खुशियां हैं और खुशहाली है। मेरे चारों तरफ अवसर हैं, खुशियां हैं और खुशहाली है। मैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ किसी भी काम के लिए तैयार हूं। मैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ किसी भी काम के लिए तैयार हूं। दौलत और शोहरत मेरी जिंदगी में आ रही है। दौलत और शोहरत मेरी जिंदगी में आ रही है। मेरी जिंदगी में जो दौलत और खुशियां आ रही हैं, मैं उसके लिए आभारी हूं। मेरी जिंदगी में जो दौलत और खुशियां आ रही हैं, मैं उसके लिए आभारी हूं। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है और अच्छी चीजें मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है और अच्छी चीजें मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। मैं अपनी उपलब्धियों से सभी को प्रेरित करता हूं। मैं अपनी उपलब्धियों से सभी को प्रेरित करता हूं। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे सुनहरी भविष्य की ओर ले जाता है। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे सुनहरे भविष्य की ओर ले जाता है। तेरा साइंस प्रोजेक्ट है और ऊपर से स्कॉलरशिप भी। यस, अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए। अपने दिन के इस प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। और आज के प्यारे से दिन के लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, अब हम थोड़ा सा आलोम विलोम करेंगे। कुछ प्राणायाम करेंगे। सो सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। इस तरीके से फर्स्ट उंगली को आपको दबाना है एंड इस तरीके से आपको आपका जो अंगूठा है उससे लेफ्ट हैंड राइट हैंड को दबाना है एंड फिर गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। फिर एक सांस लेना है, सांस लेते समय पेट को बाहर की ओर, छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर। अगेन ए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अगेन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी तरीके से दोनों तरफ से लेना है और अब कपाल भारती हम करेंगे। पेट को अंदर की ओर ये करना है और सांसों को बाहर की ओर छोड़ना है। सांसों को लेना है और मुंह के द्वारा छोड़ना है। यस मैम, आप रीड करेंगे बुक? उषा मैम, वर्षा मैम, आप में से कोई भी रीड करेगी बुक? सर आज आप कर लीजिए। ओके, चलिए। चलिए हम सो हम यहाँ से आगे बढ़ते। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। मतलब एक कहानी है जो बताती है कि कैसे हमारे जो भी पैसे का हम सुख भरा सपना देखते हैं और वो सपना किस तरीके से दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। शादीशुदा खुश और बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्द ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ 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 रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे अ, बच्चा पैदा कर सके। अब उनके पास दो तनख्वाहें होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स।
कई लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स, परंतु ज्यादातर लोगों के लिए इनकम टैक्स परंतु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है, और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है, बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चले। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, एक नया फर्नीचर और एक नया सामान खरीदते हैं, ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉल बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्गेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है। वे और कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्लिप भी कहा जाता है। तभी तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वह खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है, क्योंकि उनकी उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में है होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर के लिए नए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दे, और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे वैसा ही करते हैं और ज्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्हें क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किस्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूं, परंतु अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। वे ऐसे युवा दंपत्ति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, परंतु उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनका खर्चीला आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूत कर दिया है। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि एक
न्यूअल दंपति के बारे में यहाँ पे कहा है कि वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, मतलब उनकी आमदनी बढ़ते जाती है और आमदनी बढ़ने के साथ उनके खर्चे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। वो नया घर लेते हैं, उसका वो ब्याज मतलब लोन चुकाते हैं, फिर नई गाड़ी लेते हैं, फिर उसका लोन, फिर एक के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड, एक के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड वो लेते ही जाते हैं, जिसका ब्याज उनका बढ़ते ही जाता है। उनका जो कर्ज है वो बढ़ते ही जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते चुकाते वो देखते हैं कि वो पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुके हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाना नहीं, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। जैसे यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी बोले कि बहुत सारे लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पैसा कमाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तो है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसमें से पैसा बचाते कितना है, उन्हें किन चीजों के ऊपर आप यूज करते हैं। पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण कारण है। यह समस्या इसीलिए पैदा होती है क्योंकि उनके उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए भी भयानक होती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्कों को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती है। और आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि हम जितना पैसा कमाते हैं, हम जितना ज्यादा कमाते जाते हैं उतने खर्च हमारे बढ़ते जाते हैं। मतलब अगर 10,000 रुपए कमा रहे थे हम, तो भी उतना ही खर्चा होता है। और जब हम ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो फिर हमारा खर्चा बढ़ जाता है। हम सोचते हैं यार पहले तो कम पैसा कमा रहे थे तब भी अच्छे थे, तब भी उतना ही खर्च हो रहा था, तब भी उतना ही पैसा बच रहा था, लेकिन अब तो हम ज्यादा पैसा कमाने लगे फिर भी हमारे पास उतना ही पैसा बच रहा है। पैसा ज्यादा क्यों नहीं बच रहा है? तो उसका कारण ये होता है कि हम लाइबिलिटीज और असेट्स के बारे में फर्क नहीं समझते, और हम हमारे खर्चों के जो दायित्व होता है उसको बढ़ा लेते हैं, और जो हमारा आय का दायित्व है वो हमारा कम हो जाता है ना। आय हमारी उतनी ही रहती है, आय हमारी थोड़ी बढ़ती है और खर्च हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से दोनों का तालमेल न बैठने की वजह से क्या होता है, हमारे पास में पैसा टिक ही नहीं पाता है। मेरा मानना है कि ज्यादा शायद से पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती है। समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते हैं, तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका में हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए, और इसी कारण वह विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक। यह कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने या नौकरी करने चले जाते हैं, और वे खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाजत दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वे खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या इसमें समझदारी है? बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने की बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने की बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर
आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि अधिकतर लोग अपना खुद का दिमाग कभी नहीं लगाते, अपने खुद के बारे मतलब अंदरूनी जो शक्ति है उसका यूज कभी नहीं करते। वो हमेशा यूज करते जो लोग जो कर रहे हैं। वो देख रहे कि यार ये मार्केट में भी बहुत चल रहा है तो चलो ये चीज कर लो, चलो अभी ये चीज बहुत चल रही है तो चलो ये चीज कर लो। तो वो अपने माइंड का यूज कभी नहीं करते, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं करते। और अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज करने के कारण वो भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं और हमेशा उसी भीड़ में वो चलते रहते हैं, उस भीड़ से कभी बाहर निकलते ही नहीं है। और उन्हें जैसे सिखाया जाता है बचपन से कि घर खरीदो, अच्छा घर खरीदो, आपका घर आपके जैसे हमें भी बचपन में ये चीजें बोली जाती कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश है। हमारा जो घर है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। जितना जितना ज्यादा हम कर्ज लेंगे उतना ज्यादा टैक्स के अंदर हमको छूट मिलेगी, है ना। सुरक्षित नौकरी खोजो, कि अच्छी नौकरी खोजो जिससे हम लाइफ में सुरक्षित रहे। क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं? बताइए क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं लोग? केवल इस वजह से भागते हैं क्योंकि वहां पे केवल उनको सुरक्षा दिखती है, केवल सुरक्षा दिखती है। इसी वजह से 99% लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्राइवेट में कभी भी निकाल दिया जाएगा। अगर काम नहीं करोगे तो कंपनी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक बार सरकारी घुस गए, आप कुछ भी करो, आप काम करो मत करो, आपको कोई नहीं निकालेगा। तो इसी वजह से वो सर हाँ जी। सर, एक मिनट है, मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, आप फिर से समझाएंगे क्या? ओके ओके, वो कोई बीच में ये ठीक है मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं। शॉर्ट में बताया तो भी चलेगा सर। ओके ओके मैम, हाँ। चलिए। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि गरीब गरीब और मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और नौकरी पर चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने आप से नहीं पूछते, अपने आपके अंदर कभी नहीं झांकते। जैसे वो देखते हैं कि मार्केट में क्या चीजें चल रही है और उन्हीं चीजों को वो बार बार फॉलो करते हैं। लोग जैसा कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं। जैसे उनको लगता है कि ये मार्केट में नई चीज आई, अब उसको सीख लिया, अब नई चीज आई फिर उसको सीख लिया, फिर नया चीज आया कोई फिर उसको सीख लिया, लेकिन वो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कभी बाहर नहीं निकालते। वो अपने अंदर से क्या क्रिएटिव कर सकते हैं उसके बारे में कभी नहीं सोचते। और हमें बचपन से ही जैसे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जाती है कि हमारा जो घर होता है, जितना बड़ा घर वही हमारी मेन प्रॉपर्टी, ये हमें सिखाया जाता है। इसी वजह से अधिकतर लोग क्या करते हैं, बड़ा से बड़ा घर बनाने की सोचते हैं कि हमारा घर बड़े से बड़ा घर हो। ठीक है, तो इसी वजह से उसको ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा कर्ज लेंगे, जितना ज्यादा कर्ज लेते हैं उससे उतना ज्यादा हमको टैक्स के अंदर छूट मिलता है। अभी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जो 99% लोग हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वहां पे उनको सुरक्षा दिखती है। उनको लगता है कि यार एक बार हमने सरकारी नौकरी कर ली, सरकारी नौकरी एक बार मिल गई ना तो कोई हमको निकाल नहीं सकता, हमको पेंशन मिलेगी, हाँ, यस। हमको पेंशन मिलेगी, हमको कोई बोल नहीं सकता। प्राइवेट में अगर काम नहीं करेगा तो उठा के प्राइवेट वाला बाहर कर देगा। और सरकारी में आप देखिए किस तरीके से काम होते हैं। आपने एक काम दिया, वो एक काम को 15 दिन 20 दिन लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है बराबर है। उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर नहीं भी किया तो उनको कोई ये नहीं है ना, उनको कोई बाउंड नहीं है, उनको कोई निकाल नहीं सकता। क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर कर देगा, उससे ज्यादा क्या कर सकता है। इसी वजह से लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं, क्योंकि एक सुरक्षित है, उसके अंदर सुरक्षा है। ठीक है, इसी वजह से लोग सरकारी नौकरी में ही अपना पूरा जीवन दे देते, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को कभी यूज ही नहीं करते कि उसके अंदर क्या क्रिएटिव थी। और एक चीज हमेशा समझिएगा कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। हर इंसान के अंदर भगवान ने बनाया ना, तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को पहचानना वो सबसे बड़ी चीज है। और वो कब होगा, जब आप आपकी क्रिएटिविटी को यूज करोगे, जब आप आपके अंदर झांकोगे, जब आप अपने आप से बात करोगे, जब आप अपने आप से पूछोगे कि यार मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये चीज क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे इसे करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही चीज है।
ये खुद से पूछना चाहिए। और जब तक आप खुद से ये पूछोगे नहीं, खुद से ये बातें नहीं करोगे ना, तो आप वही पुराने डर्रे पर चलते रहोगे। लोग जो फॉलो कर रहे वही चीजों को फॉलो करोगे, एक भीड़ का हिस्सा बने रहोगे। भीड़ से कभी अलग ही ना हो पाओगे। और अलग होना है तो आपको खुद को, आपकी क्रिएटिविटी को यूज करना होगा, अपने आप से, मन से आपको पूछना होगा कि यार मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम मेरे लिए सही भी है या नहीं है, क्या मुझे ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अपने आप से बात करना, अपनी क्रिएटिविटी को निकालना कि यार अभी मुझे ये चीज तो मैं कर रही हूँ, इसमें और क्या क्रिएटिव कर सकती हूँ जो किसी ने नहीं किया। मैं इसमें और क्या क्रिएटिव कर सकती हूँ जो अब तक किसी ने सोचा नहीं। और ये कब होगा? जब आप अपने आप से सोचोगे, जब अपने आप से बात करोगे, अपने जो भी आपने सोचा है उनको आप नोट डाउन करोगे। आप जितना ज्यादा नोट डाउन करोगे, जितना ज्यादा लिखोगे ना, उतनी ज्यादा आपके माइंड से चीजें निकलती जाएगी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। आ, जैसे हम कह रहे हैं कि फ्लैट ले रहे हैं तो दायित्व है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 फ्लैट ले रखा है, तो वो तो प्रॉपर्टी हो गई ना। हाँ, और देखिए इन्वेस्टमेंट। अभी समझिए, दोनों में फर्क समझिए यहाँ पे। दायित्व और लाइबिलिटीज, इसमें दोनों के अंदर फर्क समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। वो, उनका बोलना मतलब ये नहीं कि आपका फ्लैट जो है वो आपका ये है, लेकिन आपका फ्लैट कब आपके लिए आपका अ, दायित्व है? जब आप एक फ्लैट को ले रहे और आपने कर्ज उठा के उसे लिया। तो वो आपने दायित्व कर्ज हो। उठा के उसे लिया और आप क्या कर रहे हैं? आपने लेने के बाद में आप उसके अंदर कर्ज में ही आप उसका कर्जा ही चुकाते जा रहे हैं। हम्म। है ना? आपने एक लिया, फिर उसका कर्ज आप भरते जा रहे हैं, फिर दूसरा लिया, फिर कर्ज, मतलब उस समय आपने जिस समय लिया उस समय तो आपने पैसा दिया ही दिया, करेक्ट। लेकिन आप समझिए कि उसका टाइम पीरियड भी लंबा हो गया। करेक्ट। सेकेंड चीज, आपने जो लिया हुआ है उसके लिए जो आपने बैंक से लोन उठाया है, जो भी लोन उठाया उसका ब्याज आपको देना पड़ रहा है। करेक्ट। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि आपने उसको लेने के बाद में अगर आपने उसको किराए पर दे दिया, आपने एक जमीन खरीद ली और उस जमीन को आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, और फ्लैट खरीदने के बाद में आपने उसको किराए पर दे दिया, उसका किराया कितना आएगा? 10,000, 15,000 रुपए, करेक्ट। 20,000 रुपए आएगा उसका किराया। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी वो जो पैसा है, जितना पैसा आपने उसमें लगाया, प्लस वो जितना पैसा आपका लगा है, प्लस आपने जितने साल तक का उसका वो बनाया है टाइम पीरियड, उतने साल तक के आपको ब्याज भरना है या नहीं भरना है? भरना है। ठीक है, मतलब आपको मिल कम रहा है लेकिन आप दे ज्यादा रहे, और आपका समय वो 20 साल तक के आपका उतना पूरा पैसा अटका हुआ है, करेक्ट। और 20 साल तक के आप पूरा ब्याज भी दे रहे हैं। हम्म। समझ गए? तो वही अगर उतनी पैसों को आप किसी जगह पर काम पे लगाते हैं, या वही पैसा आप आपके किसी म्यूचुअल फंड में या किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वो पैसा बढ़ता है, और फिर वहां से जो पैसा आता है वही पैसे को आप फ्लैट में लगाते हैं, फिर आप फ्लैट खरीदते हैं, फिर आप जमीन खरीदते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या होगा? फिर वो आपके लिए असेट्स बनेगा। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी वही बोल रहे कि आपको असेट्स और लाइबिलिटी के फर्क को समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो खरीद तो रहे, आपको लग रहा है कि यार मैं तो प्रॉपर्टी बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन आप कर्ज में डूबते जा रहे हो। हम्म। ठीक है, वो चीज हमें नहीं करना है। हमें यह करना है कि यार हमको दोनों के फर्क को समझना है कि कहाँ पर कितना पैसा लगाने से कितना टाइम पीरियड हमारा जा रहा है और कितना उससे बेनिफिट हो रहा है। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि आपने कोई घर, आपने अगर एक फ्लैट लिया और वो फ्लैट का जो भी कीमत थी उसमें से आधा पैसा आपने दे दिया, आधा पैसा आपने लोन के ऊपर ये कर लिया, और उसी फ्लैट को आपने किराए पर देने के बाद में आपको अच्छा पैसा वहां से मिल रहा है। ठीक है, जिससे आपका जितना भी किराया मिल रहा है उसका 50% आप, मतलब 50% आपका ब्याज में, जो भी लोन का जो किस्त है उसके अंदर जा रहा है, 50% आपका बच रहा है। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं? जो 50% आपका बच रहा है उसी को वापस लोन को दे सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। है ना? तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, आपका ब्याज का पैसे का वो कम हो जाएगा, देन आपके पास में एक असेट्स जो है वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले वो आपको फर्क को, दोनों को समझना पड़ेगा कि ये फर्क क्या है।
कि भाई ये चीजों को ले तो रहा हूँ, लेकिन इसका फायदा है कि नहीं है, कितने समय के लिए है ये, है ना। ये सारी चीजों को समझने के बाद आपको वो जो भी आप खरीद रहे हैं उसमें आपको फिर समझ में आएगा कि ये मेरे लिए लाइबिलिटी है या मेरे लिए असेट्स है। ठीक है, क्योंकि और जैसे बोलते हैं ना, हमने बहुत बड़ा घर बना लिया, तो वो लाइफ टाइम हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी से है। क्योंकि हम उस घर के अंदर रह रहे हैं, ना हम उसको किराए से दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हमारे घर को हमको जरूरत है 3-4 रूम की, हमने बना लिया 10 रूम का कमरा, जिसको और हम ना किराए पे देते हैं ना कुछ करते हैं, तो वो तो हमारे लिए लाइफ टाइम असे वो हो गया ना, लाइबिलिटीज हो गया ना। ठीक है, तो वो चीजों को हमको समझना है कि हमको कौन सी चीज है। अभी हम देखते हैं कि किसी के यहाँ पे एक फ्रिज है, तो वो डबल दूसरा फ्रिज भी लेके आ जाते हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे जाके बढ़िया एसी लगा दिया, जिस रूम में जरूरत है वहां पर तो है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर भी लगा दिया कि ठीक है, यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। प्याज पैसा उठा लिया, उस पैसे को उस समय उस जगह पर लगा दिया, और वही पैसे को ऐसी जगह पर लगाते जहां से वो पैसा बढ़ता आपके लिए, और वही जो बढ़ा हुआ पैसा है उस पैसे को लगा के उसको खरीदते, तो आपका पैसा भी बचता, देन आपके पास में वो चीज भी आ जाती। ठीक है, बस मतलब फर्क को आपको समझना है। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी किसी चीज को लेने से आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको कब लेना है और कौन से पैसों से लेना है, ये यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहते हैं कि जापानी लोग दर्पण दर्पण की तरह ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है, और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसीलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद से डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंध में, करियर में, धन में। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग यहाँ पे जो जापानी लोग हैं उनकी एक टेक्निक का बताया कि वो लोग जो दर्पण है उस टेक्निक को सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं, क्योंकि वो दर्पण के सामने अपने आप को देखते हैं, और जब अपने आप को देखते हैं तो उनको एक डर उनके अंदर भरा होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। वर्षा मैम, आपने भी आई थिंक सेडेस को किया हुआ है ना। नहीं नहीं वर्षा, आपने नहीं किया है, चलिए। नहीं, एबीटीसी, हाँ। एबीटीसी आपने किया है, चलिए। एबीटीसी उषा मैम आपने भी किया है। यस, सो हम देखते हैं मैम कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ बेसिक किया होगा, जिन्होंने एडवांस बहुत है किया सर। होगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना। बहुत बहुत। हाँ हाँ। लेकिन वो करने के बाद बहुत कम लोग ऐसे जो एबीटीसी जिन्होंने दिया होगा। हाँ, बराबर। वो क्यों होता है? हम्म। एक तो सबसे पहले पैसे का डर कि यार यहाँ पे इतना पैसा लगेगा। दूसरा ये डर होता है उनके मन में कि यार ठीक है, मैंने पैसा तो पे कर दिया, लेकिन मैं एग्जाम के अंदर अगर फेल हो गई तो मेरा तो पूरा पैसा वैसे हाँ। ही चला जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ये जो डर होता है, यही डर उन लोगों को आगे नहीं जाने देता है, उनके लाइफ के अंदर वो डिसीजन नहीं ले पाते। अभी आपका खुद का पार्लर है। कि मैं पार्लर का नहीं, सिर्फ मेकअप का करती हूँ अभी, इसलिए वो एबीटीसी का एग्जाम भी नहीं दिया है मैंने। अच्छा, आपका सिर्फ सिर्फ पार्लर का, कोर्स आप करके सिर्फ, रखा है। अच्छा फ्रीलांसिंग जैसे काम करते हैं आप। हाँ नहीं, मेरा कोर्सेस लेती हूँ मैं मेकअप के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, वही चीज सिखाती मैं हूँ यहाँ पे मेकअप और बताना हेयर चाह रहा हूँ कि स्टाइल बहुत का। सारे लोग आज जैसे आप मेकअप की क्लासेस लेते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ में सीखे होंगे, लेकिन हाँ वो आज भी नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते पता है? क्योंकि उनको डर है कि यार मैंने स्टूडेंट के एडमिशन अगर मैंने कोई एकेडमी अगर खोल लिया, अगर कोई जगह ले ली और उसमें उतना पैसा नहीं निकला, तो मैंने इतना सारा पैसा अगर फंसा दिया, उसके हाँ, बाद में मेरे बराबर है। पास में उतने स्टूडेंट नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, करेक्ट सर। तो यही जो डर होता है वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो सर उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है ना फिर। हाँ, वही डर है। डर डर सबसे बड़ी चीज वो डर है। वो कॉन्फिडेंस भी मान लीजिए, हम एक डर भी मान लीजिए कि वो अंदर से कॉन्फिडेंस तो जुटा लेते हैं कि ठीक है मुझे करना है, वो सोचते हैं मुझे करना है, लेकिन एक डर जो होता है ना उसके अंदर, उनके अंदर हावी होता है, और वो उनको बाहर नहीं निकलने देता है उस चीज से।
और ये डर बहुत ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, 95% लोगों के अंदर ये डर होता है कि कोई भी काम को करने से पहले वो 100 बार डरते हैं। वो ये सोचते हैं यार करूं, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो उन लोगों को कभी नहीं देखते जिन्होंने उस काम को कर लिया है। वो उनसे कभी राय नहीं लेते, उनसे कभी नहीं पूछते। तो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी वही बोल रहे हैं कि लोग, इंसान खुद को दर्पण में देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद से डरते हैं। ठीक है, यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे कोई खेल के बारे में, या कोई खेल हम खेल रहे हैं उसके बारे में हो सकता है, या हमारे संबंधों के बारे में हो सकता है, या हमारे करियर के बारे में हो सकता है, या हमारे धन के बारे में हो सकता है। इसी डर, इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज को स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है, बिल कंसिडरेशन, लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन का सवाल है, एक दिन में वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। टिकल मी एल्मो डाल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास $1 रखी हुई है और दूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं आया। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों से ऐशो आराम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर की बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी बड़ी समस्या बढ़ती है। अभी हम बहुत सारे लोगों को, एक चीज आप लोगों ने भी नोट करी होगी कि बहुत सारे लोग ये चीजें देखते हैं कि यार मेरे पड़ोसी ने ये गाड़ी ली तो मैं उससे बड़ी गाड़ी लाऊंगा, मेरे पड़ोसी ने ये खरीदा तो मैं उससे अच्छी चीज खरीदूंगा, मेरे पड़ोसी ने ये वाला फ्रिज लाया तो मैं उससे महंगा वाला फ्रिज लाऊंगा, मेरे पड़ोसी ने घर के आगे ये वाला वेंटिलेशन लगा तो मैं इससे अच्छा वाला वेंटिलेशन लगाऊंगा, इसने आज ये वाला कलर किया दीपावली पे तो मैं इससे महंगा कलर करूंगा। और उसके अंदर भले उनको कितना भी कर्ज लेना पड़े, कितना भी पैसा उनको डालना पड़े, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने पड़ोसियों को, पड़ोसी से आगे बढ़ने के लिए। और आप लोगों ने भी ये चीजों को नोटिस किया, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि पड़ोसी ने अगर छोटी गाड़ी लाई तो उससे बड़ी गाड़ी हम लेके आएंगे, अगर उसने छोटा घर बनाया तो उससे बड़ा घर हम बनाएंगे, भले उसमें वो कितने भी कर्जे में डूब जाए। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। ये बहुत बहुत अभी भी बहुत सारे लोग ये चीजों को सोचते हैं और ये चीजें करते हैं, और यही चीजें उनको क्या करती है, कर्ज में डुबाती है। और कर्ज में डुबाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो कमाते तो है, लाइफ टाइम कमा रहे, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उनके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसला किया। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से
इस तरह से इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। नहीं वे नहीं हो सकता वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात उन्होंने फिर से कही है कि उनके डैडी ने यहाँ पे उन्हें एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप जितने पढ़े लिखे हो ना, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और आपसे हाई एजुकेटेड लोगों को काम पे रख लो। आपको जितना नॉलेज है ना उनसे कई गुना ज्यादा नॉलेज वालों को काम पे रख लो, वो आपको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा देंगे। जैसे कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग मतलब हम जितने हमारे पास जितना नॉलेज है, हमसे कम नॉलेज वाले से दोस्ती करने की बजाय हमसे ज्यादा से नॉलेज वाले से दोस्ती करो। लेकिन अभी हम देखते हैं लोग क्या करते हैं पता है, कि अपने को जितना नॉलेज है ना अपने से कम नॉलेज वाले से दोस्ती करते हैं। उसके पीछे का कारण ये होता है कि कम नॉलेज वाला रहेगा तो उसके ऊपर उसको हम बोल पाएंगे, उसके उसकी बातों को हम काट पाएंगे, उसकी उसकी बातों से हमारी बातों का जोर ज्यादा रहेगा। और अगर हमसे एजुकेटेड ज्यादा है या हमारे से ज्यादा नॉलेज वाला है तो उसकी बातों को हम नहीं काट पाएंगे, इस वजह से हम उससे दोस्ती नहीं कर पाते। और यहाँ पे अभी डैडी वही चीज बोल रहे हैं कि आपको अगर देखो जितने भी लोग, अब मुझे बताइए सक्सेसफुल लोग हैं। अब अनिल अंबानी जी को देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, इनका एजुकेशन कुछ उतना वो नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पे जो काम करते हैं उनका एजुकेशन आप देख लीजिए, उनका कितना एजुकेशन है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो चल रही है, आप अपने पुणे में ही देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है उनका एजुकेशन उतना नहीं है जो कंपनी के मालिक है, लेकिन उनके यहाँ पे काम करने वाले लोगों का एजुकेशन उतना है। क्योंकि एक जो सक्सेसफुल इंसान है, जो अमीर व्यक्ति, वो ये चीजों को समझ जाता है कि यार हमारे पास में जो नहीं है ना, अपने से हाई क्वालिफाइड लोगों को रख लो, वो आपके लिए काम करेंगे और वो आपको उतना पैसा कमा के देंगे। क्योंकि आज जैसे इसमें सारी चीजें बताई गई है कि व्यक्ति का जो है वो सिक्योर लाइफ ढूंढता है, वो ढूंढता है एक जॉब जिसमें उसको सिक्योरिटी मिले। ठीक है, वो खुद रिस्क नहीं लेना चाहता, और जो रिस्क लेता है, जो इन लोगों को काम पे रखता है, जो इन लोगों से काम कराता है, जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं लेता है वो नहीं बढ़ पाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, चलिए।